बाबूजी, शादी की दौड़ भाग में भूल गया था मैं, मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी बाबूजी, मैं बिल्कुल भूल गया था। अरे शादी थी, इसका मतलब क्या है? तू अपने बाप को भूल जाएगा? सबसे पहले प्राथमिकता अपने बाप को दी जाती है। और तू तू अपने बेटे की शादी में तू अपने बाप के काम को भूल गया। तूने मेरी गोली कैसे नहीं बुलवाई? यदि कल को मुझे कुछ हो जाता है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? बता। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब ऐसी गलती नहीं होगी बाबूजी, प्लीज बाबूजी माफ कर दीजिए। मैं आज ही कुणाल को बोलकर आपकी दवाई मंगवा देता हूँ। 100 काम छोड़ दूंगा, पहले आपकी दवाई मंगवाऊंगा। ध्यान रखना, यदि आज की आज मेरी दवाई नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी जी, ये सब क्या चल रहा है? दादाजी ने पापा जी को क्यों मारा? मम्मी जी क्यों मारा? अरे बेटा, वो तुम्हारी दादाजी का प्रेम है, तुम इन सब पचड़ों में मत पड़ो। और हाँ, दोबारा इस मैटर में कोई भी बात नहीं होगी। तुम जाओ, तुम अपना काम करो। मैंने सब कुछ देख लिया मम्मी जी, मुझसे कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने देख लिया है, दादाजी ने पापा जी को छड़ी से मारा है, और वो भी कितने गुस्से में मारा है, सिर्फ इस बात के लिए कि उनकी दवाई नहीं आई है। अपने बहू बेटे वाले बेटे को इस तरह मारते हैं क्या कोई? बेटा, तुम इन सब बातों में ध्यान मत दो। तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ मैं, कहीं ऐसा ना हो कि बाबूजी का क्रोध तुम्हारे ऊपर भी हावी हो जाए। तुम अभी बाबूजी को जानती नहीं हो, वो बहुत ही ज्यादा तेज प्रवृत्ति के हैं, उनका गुस्सा बहुत भयंकर है। मम्मी जी, ना ही मैं किसी के ऊपर अन्याय करती हूँ और ना ही किसी के ऊपर अन्याय होते देख सकती हूँ। मैं तो आवाज उठाऊंगी ही। यदि आज के बाद दादाजी ने बाबूजी पर हाथ उठाया या उन्हें मारा पीटा तो मैं जरूर बोलूंगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा ये सब। मैंने पापा जी को अपने पिता समान माना है। मैंने अपने पिता में और पापा जी में कोई फर्क नहीं किया है, इसलिए मैं अपने पिता का बराबर मान सम्मान करूंगी और ऐसा कोई भी काम नहीं होने दूंगी जिससे उनके मान सम्मान को किसी प्रकार का ठेस पहुंचे। बेटा, बाबूजी बड़े हैं, वो मेरे पिता हैं, वो मुझे मार सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन तुम इन सब पचड़ों में मत पड़ो बेटा, कुछ नहीं होता, बाबूजी हैं वो। पापा जी, मानती हूँ कि वो आपके पिता हैं, पिता को बराबर मारने डांटने सब चीज का अधिकार होता है, लेकिन तब नहीं जब उनका बेटा खुद उस स्थिति में है, जब वो बहू बेटे वाला बन गया है। अरे 1-2 साल में वो नाती पोते वाले हो जाएंगे, क्या उनके सामने भी उन्हें इसी तरह मारना पीटना करेंगे दादाजी? हर इंसान को अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है पापा जी। यदि आप इसी तरह उनके हाथ मार खाते रहेंगे तो आगे चल के बहुत। तू कल की आई लड़की, तू हमारे बेटे बहू को हमारे खिलाफ भड़का रही है। वो हमारे बहू बेटे हैं, हम उन्हें मार सकते हैं, डांट सकते हैं, हमारी मर्जी, हम जो करना चाहें। तू होती कौन है बोलने वाली? नहीं नहीं बाबूजी, सपना बिटिया ऐसा कुछ नहीं बोल रही थी। सपना बिटिया हमें आपके खिलाफ नहीं भड़का रही थी, आप गलत सोच रहे हैं। हाँ हाँ बाबूजी, बहू ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है, वो तो बस हमसे कुछ पूछने के लिए आई थी। चुप करो राधा बहू, तुम क्या हमें पागल समझ कर रखी हो? क्या हमें अंधा बहरा समझ कर रखा है तुमने? तुम्हारी ये जो नक्सड़ी बहू आई है ना, ये हमारी खानदान का नाम डुबा देगी, नाम मिट्टी में मिलाकर रख देगी। बाबूजी, आपको गलत फहमी हुई है, हमारी सपना बिटिया ऐसी नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। अरे बस यही देखना बाकी रह गया था। अभी तक तो तुम्हारी बहू को आए हुए महीना भर भी नहीं हुआ है और तुम अपनी बहू के हाथों हमें उल्टा सीधा सुनवा रही हो। अरे इससे अच्छा होता कि मैं अपने छोटे बहू बेटे के ही पास जाकर रह लेता। दादाजी, यदि मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन दादाजी इस तरह पापा जी पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। आप पापा जी बहू बेटे वाले हो गए हैं, कल को नाती पुते वाले हो जाएंगे। दादाजी, बस यही बात मुझे बहुत बुरी लगी कि आप पापा जी पर हाथ उठा रहे हैं, बस इसीलिए मैंने बोल दिया, मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ दादाजी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे कारण ये घर छोड़कर जाएं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप पापा जी का किसी भी प्रकार से दिल ना दुखाएं। बस आपको गोली दवाई चाहिए, मैं इन्हें बोलकर गोली दवाई बुलवा देती हूँ। अच्छा, तू क्या सोच रही है कि तू गोली बुलवाएगी तभी हम गोली खाएंगे? अरे इतने सालों से क्या हम ऐसे ही जी रहे हैं? तेरे मोहताज थोड़ी ना है हम खुद ही अपने लिए गोली बुलवा सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं बुलवाते हैं कि कल को ये लोग मेरी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएंगे। बस इसलिए मैं इन लोगों के कंधों में जिम्मेदारियां डालना चाहता हूँ कि मेरी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं या नहीं ये लोग। बाबूजी, बाबूजी। हाँ सुरेश बेटा, बोल क्या बात है, क्या चाहिए तुझे, बता मुझे। अरे बाबूजी, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। बाबूजी, वो क्या है ना, मेरा बेटा विदेश में पढ़ता है, आपको तो पता है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ रही है। अब मेरे पास इतने पैसे थे नहीं, जितने थे तो मैंने पहुंचा दिया, उसे और 50,000 रुपये की जरूरत पड़ रही है। आप एक काम करिए, आपके पास पैसे होंगे तो मुझे दे दीजिए। हाँ बेटा, है मेरे पास पैसे, अभी पिछले महीने ही तो 1 लाख रुपए की मक्का बेचे हैं हम लोगों ने, बस वही पैसे हैं, देता हूँ मैं तुझे। चलो रमेश, हमारे साथ बैंक चलो और तुम्हारे खाते में जो पैसे हैं वो पैसे हमें दे दो निकाल कर, ताकि हम हमारे बेटे सुरेश को दे सकें, ताकि वो अपने बेटे की पढ़ाई में उस पैसों का उपयोग कर सके। लेकिन बाबूजी, आपने तो बोला था कि मक्का बेचकर फसल के पैसों को कुणाल की शादी में लगा देना, तो सारे पैसे मैंने कुणाल की शादी में खर्च कर लिए हैं बाबूजी, आपके बोलने के अनुसार ही मैंने पैसे लगाए हैं।
अरे हमने बोला था, मतलब तुमने सारे पैसे खर्च कर लिए? हमने तो 10-20 हजार रुपए खर्च करने के लिए बोला था, तुमने पूरे 1 लाख रुपए कुणाल की शादी में खर्च कर दिए। अरे तुम्हें किसने बोला था कि हमारे पैसों को तुम हाथ भी लगाओ? नहीं बाबूजी, आप भूल रहे हैं। आपने साफ साफ बोला था कि पैसों को कुणाल की शादी में लगा लेना, वरना मैं बिल्कुल कुणाल की शादी में पैसे ना लगाता। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपने बेटे को पैसे देने हैं, मतलब देने हैं। तुम कहीं से भी पैसे लेकर आओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बाबूजी पैसे कहाँ से लेकर आऊं मैंने सारे पैसे बहू के जेवर लेने में लगा दिया। आप ही ने तो बोला था कि मैं चाहता हूँ कि हमारे कुणाल की बहू को अच्छा खासा सोना चढ़े, इसलिए मैंने उसे 1 तोले का सोने का हार लेकर चढ़ा दिया। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। तुम कहीं से भी पैसे लाओ, लेकिन पैसे लेकर आओ। सुरेश तू चिंता मत कर, आज शाम तक ये लोग पैसे का इंतजाम करके नहीं देंगे तो मैं इन्हें देख लूंगा। तू चल चल मेरे साथ तू। हद करते हैं बड़े भैया आप। बाबूजी के 1 लाख रुपए को अपने बेटे की शादी में उड़ा दिया आपने। अरे एक बार बाबूजी से पूछ तो लिया होता, उसके बाद पैसों को छूना था। सुरेश मुझे बाबूजी ने बोला था, यकीन नहीं आ रहा है तो अपनी भाभी से और कुणाल से भी पूछ लो। बाबूजी ने खुद ही बोला था कि फसल के पैसों में कुणाल की बहू के लिए सोने का हार ले देना। बड़े भैया यदि बाबूजी ऐसा बोलते तो आज क्यों बोल रहे हैं बाबूजी कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला? आपको बाबूजी के 1 लाख रुपए देखकर लगा होगा कि बाबूजी को आप रख रहे हैं अपने साथ, इसलिए 1 लाख रुपए को आप अपने पास रख लेंगे। देखिए भाई बड़े भैया, ये आपने ठीक नहीं किया है। अब कहीं से भी आप 1 लाख रुपए का इंतजाम करके मुझे दे दीजिए शाम तक। देवर जी आपको तो पता है अभी अभी शादी हुई है, सारा घर का रखा हुआ पैसा शादी में खर्च हो गया है। अब कहाँ से आपको 1 लाख रुपए देंगे? और मेरी बात का यकीन करिए देवर जी, बाबूजी ने खुद ही बोला था कि कुणाल की बहू के लिए 1 तोले का सोने का हार ले लेना, बस उसी के चलते इन्होंने सोने का हार ले लिया। अब ऐसा थोड़ी ना पता था कि बाबूजी ऐसे समय पर हमें परेशान करेंगे। अरे पैसे देखकर बेईमानी करना तुम लोगों की पुरानी आदत है। तुम लोगों से बड़ा बेईमान नहीं देखा मैंने इस दुनिया में। मैं कुछ नहीं जानता। चलो सुरेश बेटा, ये लोग शाम तक यदि पैसे का इंतजाम करके नहीं देंगे तो मैं देख लूंगा इन्हें। यदि तुमने 1 लाख रुपए का इंतजाम नहीं किया तो जिन पैसों में हार लिया है ना, उस हार को ले जाकर तुरंत बेच देना और मेरे 1 लाख रुपए मुझे हाथ में दे देना। हाँ बड़े भैया, आपको अपनी बहू को सोने चांदी से लदाना ही था तो बाबूजी के पैसों को क्यों उपयोग किया आपने? अरे शौक जब रखना था तो अपने पैसों का रखना था। चलो बेटा चलो यहाँ से। मम्मी जी ये सब क्या चल रहा है? दादाजी चाचा जी से इतना प्रेम करते हैं और पापा जी को क्यों नहीं करते हैं? दादाजी चाचा जी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। मैं देखती हूँ जब भी चाचा जी अपने घर पर आते हैं तो दादाजी उनका इस तरह मान सम्मान करते हैं जैसे वो उनके बेटे नहीं है, उनके पिता समान है और उनकी हर बात मानते हैं। उनको कितने अच्छे से घर में बैठाते हैं, उनके लिए स्पेशल चाय नाश्ता बनवाते हैं। और बाबूजी को कितने बेकार तरीके से धुतकारते हैं। बाबूजी को कुछ समझते ही नहीं है। बेटा तुम थोड़ी देर अंदर जाओ, मुझे तुम्हारी सासू माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। पापा जी ऐसी क्या जरूरी बात है जो आप मेरे सामने नहीं कर सकते हैं? मुझे पता है आपको दादाजी के पैसों की टेंशन हो रही है, मैं जानती हूँ पापा जी। आप मेरे सामने बोलने में सकचा रहे हैं। पापा जी यदि दादाजी को अपने 1 लाख रुपए चाहिए ही तो आप उन्हें दे दीजिए। मुझे नहीं पहनना है ऐसा हार जिस हार के कारण मेरे पिता समान ससुर को टेंशन हो। उस हार को पहनकर मैं कभी सुख शांति नहीं पा सकती। आप एक काम करिए, वो हार को ले जाइए और उस हार को बेचकर दादाजी को लाकर दे दीजिए पूरे पैसे। लेकिन बेटा लेकिन कुछ नहीं पापा जी, मैं सब जानती हूँ कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं इस तरह आपको परेशान होता नहीं देख सकती। मैंने कहा ना, मैंने आपको ससुर नहीं अपना पिता माना है। मैं अपने पापा को इस तरह परेशान होते नहीं देख सकती। मैं अभी हार लेकर आती हूँ, आप तुरंत जाइए और उस हार को बेच दीजिए। हमारी बहू मन ही मन क्या सोचती होगी जी, क्या बीतती होगी बेचारी के दिल पर। अरे 15 दिन भी नहीं हुआ है उसे हार पहनाए हुए और वापस उसका हार बेचने जा रहे हैं। कितना दुख लगता है। नई नवेली दुल्हन को तो जेवर सोने गहने का कितना शौक रहता है। आज हमारी बहू खुद निकाल कर अपना हार दे रही है बेचने के लिए। लेकिन बाबूजी हमेशा हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। आखिर वो आपसे क्या इतनी ज्यादा नफरत करते हैं? सुरेश भैया को देखिए, सुरेश भैया को कितना प्यार करते हैं। सुरेश भैया के बच्चों को भी कितना प्यार करते हैं, कितना लाड़ करते हैं। और एक हमारा कुणाल बेटा को कभी उन्होंने ऐसा नहीं समझा कि ये मेरा सगा पोता है। राधा तुम तो सब कुछ देख रही हो, तुमसे कोई बात नहीं छुपी है। अब तुमसे क्या बताऊं मैं? बाबूजी हर समय सुरेश भैया के सामने हम लोगों को नीचा दिखाते हैं, जबकि बाबूजी रहते हमारे पास है, खाते हमारे पास है, दवाई गोली से लेकर उनका सारा खर्च हम लोग उठाते हैं। और बाबूजी अपने पास का पैसा किसे देते हैं? सुरेश भैया को या मालती को, या फिर देंगे अपने छोटे नाती को। बहू सही ही बोल रही है जी, बहू गलत नहीं बोल रही है। आजकल के बच्चे ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। आजकल के बच्चे भेदभाव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जाने दो राधा, कितने दिनों का जीवन है बाबूजी का? पूरा जीवन तो चला ही गया है, बस कुछ दिन और हैं। अब इतने से दिनों के लिए क्या ही टेंशन लेना।
रमेश जी की बहू रमेश जी को हार देती है, वो उस हार को बेचकर अपने पिता को पैसे दे देती हैं। बाबूजी ये लीजिए, खाना खा लीजिए। ये क्या राधा बहू, तुम्हें हमने कितनी बार समझाया है कि गैस की गरम गरम रोटी लाकर दिया करो हमें, ये क्या? बाबूजी अभी 2 मिनट पहले ही रोटी बनी है, वो क्या है ना, ठंड पड़ रही है इसलिए रोटी ठंडी हो गई है बस। ले जाओ, हमें नहीं खाना है खाना, जाओ पहले हमारे लिए गरम रोटी सेक कर लाओ, उसके बाद में खाना खाएंगे हम। मम्मी जी क्या बात है, आपने दादाजी के पास से खाने की थाली वापस क्यों ले आई? क्या दादाजी को भूख नहीं है? बेटा तुम्हारे दादाजी बोल रहे हैं कि गैस की निकली हुई गरम गरम रोटी ही परोसो उन्हें, ये ठंडी रोटी मत दो उन्हें। ऐसा बोलकर उन्होंने खाना वापस कर दिया है, बोल रहे हैं कि गरम गरम रोटियां सेक कर लाओ। अरे लेकिन रोटी तो अभी ही सीखी है मम्मी जी, अभी थोड़ी देर ही तो हुआ है, कौन सी ठंडी हो गई ये रोटी? लाइए फिर भी मैं जल्दी से सेक देती हूँ गरम रोटी को। दादाजी ये लीजिए, मैंने आपके लिए गरम रोटियां सेक दी हैं, आप खाइए, मैं सेक सेक कर आपके लिए गरम रोटियां लेकर आ रही हूँ। रोटियां तुमने सेकी हैं, तुम क्यों खाना लेकर आई हो? बहू कहाँ गई? अरे बहू को बोलो, वो क्या कर रही है? उसका फर्ज बनता है मुझे खाना पीना देने का, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता है। तुम एक काम करो, राधा बहू को बोलो, वो खाना बनाएगी हमारे लिए, उसको बोलो वो रोटियां सेक कर ला कर देगी। तुम्हारा फर्ज थोड़ी ना है, यदि वो अपना फर्ज निभाना छोड़ देगी तो फिर उसकी आदत ऐसे ही छूट जाएगी। दादाजी अब मैं आ गई हूँ इसलिए मैं ही रसोई संभाल रही हूँ, मम्मी जी ने बहुत रसोई संभाल ली, अब मम्मी जी को थोड़ा आराम चाहिए, इसलिए मम्मी जी को मैंने रसोई से छुट्टी दे दी है। अब रसोई संभालने का काम मेरा ही है, इसलिए मैं ही खाना बना रही हूँ। खा लीजिए दादाजी आप, मैं आपको गरम गरम रोटियां सेक कर दे रही हूँ। बहू दे खाना या पोती बहू दे, बात एक ही है। अच्छा, जो इतने वर्षों से चली आ रही परंपरा है, उस परंपरा को तुम तोड़ोगी आकर? हमने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम हमारे सामने खड़े होकर 4 बात बोल सको। हमने कहा तुम जाओ यहाँ से, बहू ही हमारी थाली लाकर परसेगी, हमारे घर की ये परंपरा है, हमारे घर का रिवाज है कि सास ससुर को उनकी बहू ही परसती है खाना। तुम अपने सास ससुर को परोसना, हमें मत परोसो, हमें हमारी बहू ही खाना परोस देगी। जाकर अपनी सास से बोलो, वो हमारे लिए खाना लेकर आएगी। दादाजी पहले मम्मी जी बना देती थी खाना, अब मम्मी जी के भी हाथ पैर नहीं चलते हैं, उनको भी हाथ पैरों में दर्द होता है। अब उनकी उम्र देखिए 50 साल से ऊपर की हो गई है, अब उन्हें भी तो आराम की जरूरत है ना, बस इसलिए मैंने उन्हें छुट्टी दे दी है रसोई से। अब आपको मेरे हाथों का खाना ही खाना पड़ेगा। खाना पड़ेगा का मतलब क्या है तुम्हारा? हमारी इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि तुम्हारे हुक्म के अनुसार चलेंगे हम और तुम हमको ऑर्डर दोगी और हम तुम्हारा ऑर्डर मानेंगे। नहीं दादाजी, मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, मेरी कहाँ इतनी हैसियत है, मेरी कहाँ इतनी औकात है कि मैं आपको कुछ बोल सकूं या आपको ऑर्डर दे सकूं। बस मैं तो ये बोल रही हूँ दादाजी कि रसोई संभालने का काम मेरा है, इसलिए मैं खाना बना रही हूँ। इस घर में तुम्हारे बनाए हुए नियम नहीं चलेंगे, इस घर में हमारे द्वारा बनाए हुए नियम चलेंगे। जाओ अपनी सास से बोलो, जाकर हमें खाना ला कर देगी। ठीक है दादाजी, मैं मम्मी जी को बोल देती हूँ, वही आपको खाना देंगी। रमेश जी के पिताजी एकदम ही सख्त मिजाज के थे, वो अपने बनाए हुए नियमों को किसी के द्वारा तोड़ने नहीं देते थे, उनके नियम सर्वोपरि होते थे। जो निर्णय रामप्रसाद जी ले लेते थे उस निर्णय को कोई टाल नहीं सकता था। यदि धोखे से ऐसा हो जाता, हालांकि कोई इनकी बात को काटता नहीं था, लेकिन यदि धोखे से ऐसा हो जाता था तो फिर उसकी तो सामत आ जाती थी। रामप्रसाद जी अपने छोटे बेटे की बात को मानते थे, छोटा बेटा जो बोलता था, छोटी बहू जो बोलती थी वो काम जरूर करते थे, और बड़े बहू बड़े बेटे को तो कुछ भी नहीं समझते थे, उन्हें तो बस अपने इशारों पर चलाया करते थे, और बेचारे वो लोग चलते भी थे। देखिए बाबूजी, हम चाहते हैं कि आप अपने जीते जी सारी प्रॉपर्टी का हिस्सा बंटवारा कर दीजिए। अब हम तो रहते हैं अलग, ऐसा ना हो कि कल को आपके जाने के बाद जेठ जी और जेठानी जी सारी संपत्ति को अपने ही नाम करवा ले, फिर हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। बाबूजी, आपकी बहू मालती एकदम सही बोल रही है। हाँ बेटा, इसलिए तो मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है कि दोनों भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देता हूँ, ताकि कल को यदि मुझे कुछ हो जाता है तो फिर किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। तो बेटा मैंने सोचा ये है कि जो हमारा 50 एकड़ का खेत है उसमें से 20 एकड़ तुम्हें और 20 एकड़ रमेश को दे देता हूँ। जो बचा 10 एकड़ है, उस 10 एकड़ को मैं अपने नाम पर रखता हूँ। मेरे मरने के बाद में फिर वो जमीन भी मेरे छोटे बेटे सुरेश के नाम हो जाएगी। हाँ ये आपने ठीक किया बाबूजी, लेकिन बाबूजी ये बताइए, ये जो मकान है ये मकान तो पुश्तैनी है, और जिस मकान में हम रह रहे हैं वो तो आपने हमें लेकर दिया है। अब ये पुश्तैनी मकान में भी तो हमारा अधिकार है या नहीं? चाची ये कैसी बात कर रही हैं आप? इस मकान में आपका क्या अधिकार होगा? जितनी जमीन में ये मकान बना है उतनी ही जमीन में आपको दादाजी ने मकान बनाकर दिया है नहीं? तो फिर आपका इस मकान पर क्या अधिकार है? कुणाल बेटा, तुम छोटे हो, बड़ों के बीच में बोलने का तुम्हें अधिकार नहीं है। कितनी बार बोला है तुम्हें कि इस तरह बड़ों के बीच में बोलने का अधिकार नहीं है तुम्हें। तुम्हारे पिता बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है तुम भी अपना बड़प्पन छाटोगे।
चाची कुणाल गलत ही क्या बोल रहे हैं? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? देख रहे हो रमेश अपनी बहू को किस तरह से बढ़ चढ़कर बात कर रही है हमसे। अरे उसे बड़े छोटों का लिहाज भी नहीं है। तुझे क्या अधिकार है हमारे बीच में बोलने का? हमारी संपत्ति, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा मन करे हम जिसको भी दे। सपना बेटा, भगवान के लिए चुप हो जाओ। तुम हमारे बीच में मत बोलो। बाबूजी की धन संपत्ति है, वो जिसको चाहे उसको दे दें। तुम शांत रहो। पापा जी, सपना सच ही तो बोल रही है, गलत क्या बोल रही है जो आप उसे चुप करवा रहे हैं? अरे दादाजी सरासर गलत कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? चाचा के हिस्से में इतनी सारी जमीन दे रहे हैं, चाचा को इतना कुछ दे रहे हैं, और आपको आपको क्या मिल रहा है बताइए? लो भाई, अब तो तुम्हारे लिए बोलने वाला तुम्हारा बहू और बेटा दोनों भी हो गए हैं। अब तो तुम्हारा पक्ष लेने वाले दो लोग हो गए हैं। अब तो तुम्हारा जो मन करे वो करो हमारे साथ। अब तो तुम लोग हमें मार सकते हो, पीट सकते हो, घर से निकाल सकते हो। कुणाल बेटा चुप रहो। तुम बड़ों के बीच में मत बोलो। मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तुम दोनों शांत हो जाओ। नहीं नहीं, क्यों शांत करवा रहे हो? शांत करवाने से अच्छा है तुम्हारे बहू बेटों को बोलो कि हम लोगों को मिलकर मारे। अरे तुम तो यही चाहते हो। तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की मन की हो जाएगी यदि तुम्हारे बहू बेटे हमें हाथ उठाएंगे तो। दादाजी ये बताइए कि आप रह रहे हैं पापा जी के पास, सारा खर्च पापा जी उठा रहे हैं, आपका दवाई गोली से आपकी जो भी जरूरत की चीजें हैं सब पापा जी और कुणाल कर रहे हैं, तो आपका तो फर्ज यही है कि ज्यादा संपत्ति आपको पापा जी के नाम पे करनी चाहिए। और यदि ये भी नहीं बन रहा है तो कम से कम बराबर बराबर तो करिए। चाचा जी के पास किस चीज की कमी है ये बताइए? जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ चाचा जी के पास है। अच्छा खासा चाचा जी भी कमा रहे हैं। वाह बहू रानी, तुम कल की आई हुई, तुम हमारे ससुर जी के सामने जुबान चला रही हो। अरे हमने सोचा नहीं था कि तुम आकर हमारे ससुर जी को भला बुरा सुनाओगी, इसीलिए कहती थी बाबूजी मैं अपने बड़े बहू बेटों को ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। देख रहे हैं आज उन्हें सर पर चढ़ाने का नतीजा, उनके बहू बेटे भी आपको भला बुरा सुना रहे हैं। कोई इज्जत नहीं रखी इन लोगों ने आपकी। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। बाप रे, क्या कुछ सुनने मिल रहा है मेरे ससुर जी को। रमेश, आज तुमने हमारी जो बेइज्जती करवाई है वो हम जीवन भर नहीं भूल सकते। अब तो हम तुम्हारे नाम पर 1 बीघा जमीन भी नहीं करेंगे। अब सारा कुछ हम अपने छोटे बेटे सुरेश के नाम पर करेंगे, और जो भी कुछ हमारे पास है, जो भी कुछ हमारे नाम पर है, वो सब कुछ हम अपने छोटे बेटे सुरेश के नाम पर ही करेंगे। तो फिर ठीक है दादाजी, जब आपने फैसला ले ही लिया है तो आप चाचा चाची के साथ ही जा सकते हैं। अब इस घर में आपकी सेवा करने वाला भी कोई नहीं है। अरे तो तुम क्या सोच रही हो कि तुम्हारी सास ही हमें बनाकर खिला सकती है? अरे अभी हमारी छोटी बहू को देखा नहीं है तुमने, कितनी सेवा करेगी हमारी। जा रहे हैं हम अपनी छोटी बहू के पास। अपना सब कुछ अपने छोटे बहू बेटे के नाम पर करने का फैसला करने के बाद में राम प्रसाद जी अपने छोटे बहू बेटे के पास में चले जाते हैं। मालती बहू, दोपहर के 1 बज गए हैं, खाना ला दो बेटा, भूख लगी है बहुत जोरों की। बाबूजी, मालती तो है ही नहीं। मालती किसी काम से बाहर गई है, उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। सुरेश बेटा, हमने अभी तक खाना नहीं खाया है, दोपहर के 1 बज गए हैं। क्या बहू को इतनी चिंता नहीं है? वो बिना खाना बनाए, बिना हमें खाना दिए कहाँ चली गई? बाबूजी, रात का खाना बचा होगा, इसलिए मालती ने खाना नहीं बनाया है। आप चिंता मत करिए, बस मैं खाना अब भी गर्म करके ला कर देता हूँ आपको। सुरेश, सुरेश, तुम्हें पता है ना हम बासा खाना नहीं खाते हैं। हमें तो राधा बहू गरम गरम रोटियां सेक कर देती थी, तब हम खाना खाते थे। हमने राधा बहू के रहते हुए कभी बासा खाना नहीं खाया है। ओहो बाबूजी, आप भी हद ही करते हैं। अरे रात का खाना बचा है तो क्या उसे फेंकेंगे? और हमारे घर में तो ऐसा ही चलता है, दिन में 2 टाइम का खाना इकट्ठा बनता है, रात में बनाएंगे तो रात में भी 2 टाइम का खाना इकट्ठा बनता है। सुबह का खाना शाम तक चलता है, और यदि शाम को खाना नहीं बचा तो शाम को इतना खाना बनाते हैं कि सुबह तक खाते हैं। हमारे घर में ऐसा दोनों टाइम खाना नहीं बनता है। सुरेश, मैं तो गरम खाना खाता हूँ। बहू को बुलाओ फोन करके, वो मेरे लिए खाना बनाएगी। ठीक है बाबूजी, मैं उसे फोन लगाकर बोल देता हूँ, यदि वो आ जाएगी तो अच्छी बात है। मालती, कहाँ हो तुम? बाबूजी को भूख लगी है, उनके लिए खाना बना दो आकर। तुम्हारे बाबूजी को भूख लगी है तो क्या खाना मैं अपने साथ लेकर आई हूँ? घर में रात का खाना रखा हुआ है ना, बोल दो अपने बाबूजी को, वो रात का खाना गरम करके खा लेंगे। मालती, वो बासा खाना नहीं खाते हैं, बोल रहे हैं कि गरम गरम रोटियां सेक कर देती थी भाभी उन्हें, तो तुम भी उन्हें गरम रोटी सेक कर दे दो। प्लीज आ जाओ ना, कहाँ हो? फोन रखो और मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना। बाबूजी, मैं आपके लिए कुछ बनाकर ले आता हूँ, रुक जाइए आप। उसे जरूरी काम है, वो अर्जेंट काम से बाहर गई हुई है, इसलिए अभी तो बाहर से नहीं आ पाएगी। राधा बहू के होते हुए मैंने किसी भी दिन बासी सब्जी या बासा खाना नहीं खाया है। मुझे तो राधा बहू ने गरम गरम ही खाना परोस कर दी है, और राधा बहू खुद ही अपने हाथों से बनाकर खिलाती थी। मैं राधा बहू के हाथों के अलावा किसी और का हाथ का खाना खाता ही नहीं था। मेरा मानना तो यही था कि बहू ही खाना परोसेगी ससुर को, क्योंकि बहू का फर्ज होता है। ये लीजिए बाबूजी, मैंने खिचड़ी बना दी है, चटपट बन गई खिचड़ी, खिचड़ी खा लीजिए। सुरेश, तुझे अच्छे से पता है ना कि तेरे बाबूजी खिचड़ी कभी नहीं खाते हैं। मुझे तो सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी ही पसंद है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो निर्णय मैंने लिया है वो गलत ले लिया है। मुझे अपना निर्णय बदलना पड़ेगा लगता है। अरे नहीं नहीं बाबूजी,
वो मालती आ ही रही है, उसे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले खिचड़ी बनाकर दे देता हूँ। वो क्या है ना, मैं भूल गया था, मैं अभी बस झटपट मालती को बुलाता हूँ, वो आती है और आपको रोटी सेक कर दे देती है। सुरेश तुरंत अपनी पत्नी मालती को फोन लगाता है। उसकी पत्नी मालती भी गुस्से में लाल होकर घर आती है। अरे अब क्या आपके कारण मैं कहीं जाऊँ नहीं? ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? आपके कारण मुझे अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ आना पड़ा। हद करते हैं बाबूजी आप भी। बासा खाना खा लेंगे तो आप मर नहीं जाएंगे। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए बाबूजी, इस घर में यदि रहना है तो आपको बासा खाना ही खाना पड़ेगा। यदि आपने नानुकुर किया तो आप अपना सारा सामान लेकर जा सकते हैं यहाँ से। अरे मालती, ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि बाबूजी बासा खाना नहीं खाते हैं, तो तुम्हें ताजा खाना बनाकर चले जाना था। अब बाबूजी को गुस्सा करने से मतलब ही क्या है? तुम चुप करो, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। समझ में आई ना? तुम्हें पता है ना मैं एक टाइम ही खाना बनाती हूँ, या तो दिन में या तो रात में। अपने बाप को यदि गर्म खाना बनाकर खिलाना है तो खुद ही बनाकर खिला दो। मालती बहू, प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद तो तुम तो जैसे एकदम ही बदल गई हो। अरे गिरगिट भी इतनी जल्दी अपना रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुमने अपना रंग बदला है। तुम क्या सोच रही हो, प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद में तुम मुझे जैसा चाहो वैसा रख लोगी? नहीं, मैं अपने हिसाब से जीने वाला इंसान हूँ। आज तक मैंने किसी की बात नहीं सुनी, तो तुम्हारी औकात क्या है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे अब कि मुझे किस तरह से रहना पड़ेगा? ये घर मेरा है, इस घर में मेरे नियम चलते हैं। सुन लीजिए बाबूजी, ये घर मेरा है, इस घर में मेरे नियम चलते हैं, इसलिए आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी तो आपने मेरे नाम कर ही दी है, इसलिए मुझे आपसे ज्यादा घी चुपड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर दी है तो प्रॉपर्टी को वापस अपने नाम पर करवा भी सकता हूं मैं। समझ में आई तुम्हें? छोटे बेटे के प्रति जो मोह ममता थी, उस मोह ममता के कारण मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों के नाम पर करके बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन ये गलती अब नहीं दोहराऊंगा मैं, इस गलती को सुधारूंगा मैं। मैंने जो गलती की है उस गलती का पश्चाताप जीवन भर रहेगा मुझे। इसलिए जीते जी मैं जा रहा हूँ अपने बड़े बहू बेटे के पास और उनसे अपनी गलती की माफी मांगकर अपनी गलती को सुधारूंगा। जो भूल मैंने की है उस भूल को सुधारूंगा मैं। तू क्या सोचता है बुड्ढे? अब बोल, क्या बोल रहा था तू? बोल। नहीं नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरे मुंह से गलती से निकल गया बेटा। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। तुम्हें पता है ना वैसे ही मेरे सीने में दर्द होता है। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो मुझे। एक बात याद रखना, यदि तूने अपने जुबान से ये शब्द निकाला भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तूने मालती को जाना नहीं है अच्छे से। मालती अच्छे खासे नहीं डरती है, तो फिर तेरी क्या औकात है? चाची, ये क्या कर रही हैं आप? दादाजी को छोड़िए, छोड़िए चाची। दादाजी आप ठीक तो है ना? बेटा अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, वरना ये निशाचरनी मुझे मार डालती। ये बहू नहीं, डायन है बेटा, डायन। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा, बहुत बड़ी गलती कर दी इस घर में आकर। नहीं नहीं बेटा, तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। मैं दादाजी को कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो बस इनके साथ मजाक कर रही थी। इन्होंने तो सीरियस ले लिया। बस करिए चाची, सब कुछ देख लिया है मैंने। कोई अपने ससुर के साथ इस तरह का मजाक नहीं करता है जिस तरह का आप कर रही थी। अरे वो तो अच्छा हुआ कि हमने सोचा कि आज चलते चलते दादाजी से मिल लेते हैं। पता नहीं कैसे हम लोगों के दिमाग में ये बात आ गई। और चाचा जी, आपको शर्म नहीं आई? इस तरह की हरकत चाची कर रही थी और आप चुपचाप खड़े देख रहे थे। आपके पिता पर लात रख के वो उन्हें मार रही थी। बेटा ये लोग धन के लोभी हैं, ये लोग लालची हैं। इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। ये लोग मुझे बासा खाना खिलाते थे, ये लोग मेरे साथ बहुत अत्याचार करते थे। मेरे कपड़े मुझे खुद ही धोना पड़ता था, मेरे बर्तन मुझे खुद ही धोना पड़ता था। इन लोगों ने बहुत परेशान किया है मुझे। चाचा जी, यदि हम लोग चाहे ना तो अभी के अभी आपको जेल की हवा खिलवा सकते हैं। समझ में आई आपको? एक वृद्ध इंसान पर इतनी बुरी तरह से अत्याचार करना कानून अपराध है। ये चीज आपको पता है या नहीं? बेटा मैं तो कहता हूँ अभी के अभी पुलिस में फोन लगाओ, कंप्लेंट करो इन दोनों के खिलाफ। ये लोग इस समाज में रहने के लायक नहीं है। नहीं नहीं बेटा, नहीं बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। भूल चूक माफ करिए बाबूजी, माफ करिए। तूने भूल नहीं अपराध किया है, अपराध जो माफी के लायक नहीं है। अरे जिस बहू के गुणगान गाते नहीं थकता था मैं, उस बहू ने आज मेरे ऊपर इतना बड़ा अत्याचार किया। अरे तुझसे करोड़ों गुना अच्छी मेरी बड़ी बहू है, जिस बड़ी बहू को हमेशा तेरी तुलना में नीचे गिराता था मैं। हमेशा उसका अपमान किया मैंने, हमेशा उसे जलील किया, उसे बेइज्जत किया, उसे भला बुरा सुनाया। फिर भी धन्य है वो बहू मेरी जिसने कभी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। मैं बहुत बहुत बड़ा अपराधी हूं मैं उसका। इस प्रॉपर्टी की खातिर तू मुझे मार रही है, कल को तू इस प्रॉपर्टी की खातिर मुझे जान से भी मार सकती है। अरे तू जिस प्रॉपर्टी की खातिर मुझे मार रही थी ना, जा आज से तुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूं मैं। तुम दोनों आज से मेरी कोई नहीं हूं, तुम दोनों से सारे रिश्ते नाते तोड़ता हूं मैं। रामप्रसाद जी इस तरह अपने छोटे बहू बेटे से सारे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं और अपने बड़े बहू बेटे के प्रति बहुत ही ज्यादा समर्पित भाव रखने लगते हैं। वो अपने बड़े बहू बेटे से बहुत प्रेम करने लगते हैं, उनके स्वभाव में बहुत ही ज्यादा फर्क आ जाता है।
सारी प्रॉपर्टी वो अपने बड़े बहू बेटे और पोती बहू के नाम कर देते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।